Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great, all are fine. हमने 12th क्लास के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। उसमें हम हाफ यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट हाफ पार्ट को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़कर। बट उससे पहले बेटा थोड़ा सा आप एरिया वेक्टर के बारे में समझिए। बहुत इजी होता है हमारे पास ये चीज, एरिया वेक्टर छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आज के बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे बेटा वो सारे कंसेप्चुअल बेस्ड ज्यादा होंगे, तो आपको थोड़ा यहां पर ध्यान देना होगा, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग दैट विल स्ट्रॉन्ग आवर न्यूमेरिकल पार्ट, एंड द मोर न्यूमेरिकल्स वी प्रैक्टिस आवर कंसेप्ट विल बी गेट स्ट्रॉन्ग। द बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट समझिए, न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। हम भी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले मैं थ्योरी कराने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स भी इसके कंसीडर करेंगे। चलिए, तो एरिया वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। बेटा देखो, हमें पता है दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। आप सबको पता होगा इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज बेटा जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक अपनी एक वैल्यू होती है, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मैग्नीट्यूड, जैसे कि अब मैं आपको यहां पर कहूं कि एक बॉडी है, ये मार्कर है, इसका मास बताओ कितना है, तो आप कहोगे कि मान लो ये 2 किलोग्राम का है। आपने इसका मास बताया इस मार्कर का 2 किलोग्राम। अब ये मार्कर जैसे मर्जी पोजीशन में रख दूं, इसका जो मास है वो तो 2 ही रहेगा। समझ आ गई? इसका मतलब वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एंड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती बेटा, उनको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज, विच हैव ओनली अ मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड और अ मैथमेटिकल वैल्यू बट दे डोंट हैव डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर को इस टाइम पे पड़ा है, मास इज 2 किलोग्राम, ऐसे पड़ा है 2 किलोग्राम, ऐसे पड़ा है 2, जैसे मर्जी इसको घुमा फिरा के रख दो, इसका मास बदलने वाला नहीं है। मेरे घर में 2 किलोग्राम, आपके घर में भी 2 किलोग्राम। समझ आ गई? जिस मर्जी ओरिएंटेशन में ये पड़ा है, जो मर्जी इसकी डायरेक्शन है, कुछ भी है, इसका मास क्या है? सेम है। सो मास इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली वैल्यू, इट डजंट हैव एनी रिलेशन विद द डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड तरह की क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चे डायरेक्शन भी होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल फोर्स। जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाया, तो आप कहोगे ओके, आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, न्यूटन यूनिट्स होते हैं फोर्स के, हम सबको पता है। 5 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगाया। फिर हमारे पास बात आती है किस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाया। तो इसका मतलब फोर्स को अगर बताना है तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया, आपकी तरफ मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसका मतलब फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू कि 5 का लगाया और किस तरफ लगाया के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सो द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड विच डिपेंड अपॉन देयर ओरिएंटेशन और डायरेक्शन, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा एरिया की, अगर मैं यहां पर बात करूं एरिया की, देखना, अब ध्यान से देखना जरा। हाँ जी, एरिया, किसी चीज का एरिया, जैसे मैं आपको यहां पर कहूं, ये आपके पास ये पड़ा है सरफेस, उस सरफेस पे आपको इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो आप मानोगे, आप कहोगे मान लो ये साइड जो भी इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो अभी तक हमें लगता था एरिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ऐसा तो नहीं मैं कहती कि किस तरफ का एरिया, ये कैसे, मतलब एरिया की कोई डायरेक्शन तो मैंने स्पेसिफाई करी नहीं अभी तक। मैं तो ये कहती हूँ कि इस रेक्टेंगल का एरिया है 5 मीटर पर सेकेंड का, इसका एरिया है ये फलाना ढिमका, मतलब मैं सिर्फ एरिया की मैग्नीट्यूड वैल्यू बताती हूँ। बट आज के बाद जब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पढ़ेंगे, उससे पहले अब से हम एरिया को एरिया ना लेकर एक एरिया
एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, मतलब एरिया जो है इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज हमारे लिए नहीं है। समझिए क्यों, और क्यों इसको वेक्टर क्वांटिटी लिया, क्या रीजन है, क्या नीड पड़ी इसको वेक्टर क्वांटिटी लेने की इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले। लेट अस सी दैट। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया कि एरिया हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। कैसे? मान लीजिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा। मान लीजिए कि देयर इज अ वाटर फ्लोइंग ओवर देयर, पानी फ्लो कर रहा है इस तरफ को, मेरी तरफ से उस तरफ पानी फ्लो कर रहा है। ठीक, यहां पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी की लहरें इस तरफ को फ्लो कर रही हैं। ओके, अब मैंने क्या करा, मेरे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग। मेरे पास क्या है बेटा? सर्कुलर रिंग। वो सर्कुलर रिंग, ये पानी फ्लो कर रहा है, वो सर्कुलर रिंग जो है मैंने लाकर रख दी, और मैंने ये देखना है कि इस सर्कुलर रिंग में से कितना पानी होकर गुजरेगा। ये पानी फ्लो कर रहा है, उसके बीच में सर्कुलर रिंग रख दी, उसके बीच में से पानी फ्लो करेगा। मुझे ये मेजर करना है बेटा कि इस सर्कुलर रिंग में से कितना पानी फ्लो हो रहा है। तो पहले मैंने सर्कुलर रिंग को बिल्कुल ऐसे रखा, परपेंडिकुलर। तो मैंने देखा उसके बीच में से बहुत सारा पानी निकला, और कितना पानी निकलेगा इट विल डिपेंड अपॉन द एरिया दैट इज अवेलेबल फॉर दिस वाटर टू फ्लो। दोबारा देखिए, मतलब कि यहां पर ऐसे रखा परपेंडिकुलर, तो बहुत सारा पानी निकला। ठीक, मैंने क्या करा, बड़ी चालाक बन के थोड़ा सा अपना जो ये रिंग थी उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया। तो मैंने देखा कि जो परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल सीध में से पानी निकल रहा है वो कम हो गया। फिर मैंने उसको और थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया, और पानी जाना कम हो गया, और भी टेढ़ा कर दिया, और जाना कम हो गया। इसका मतलब कि उसके अंदर से कितना पानी जा रहा है वो डिपेंड करेगा उसका एरिया जो अवेलेबल है उस पानी के जाने के लिए, और एरिया जो है वो चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं ये मोड़ती जा रही हूँ। इस तरफ बहुत सारा एरिया, मैक्सिमम एरिया अवेलेबल था जब ये परपेंडिकुलर ऐसे था पानी के फ्लो पर, तो बहुत सारा पानी निकल गया। जैसे जैसे मैंने मोड़ा वैसे वैसे मैंने क्या करा, अवेलेबल एरिया को कम करती गई, उसको चेंज करती गई। इसका मतलब एरिया की ओरिएंटेशन से, इसका मतलब क्या है कि ये एक ओरिएंटेशन है, एक तरह से रखा एरिया को, ये दूसरी ओरिएंटेशन है, ये एक और तरह की ओरिएंटेशन है। मतलब बेटा मैं एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज करती जा रही हूं, और उस एरिया की ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से जो पानी उसमें से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब the amount of water that will flow straight through this ring depends upon the orientation of the area of this ring. इसका मतलब we have to consider this area, we have to consider the orientation of this area along with its magnitude. समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब as we are considering the orientation of the area also along with its magnitude, so it has means its direction is also considered, so it is a vector quantity. अब यहां पर क्यों, फिर देखिए इस केसेस में हम क्या करेंगे, अब ये पानी ना लेकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लो बेटा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब मैंने यहां पर एक रिंग रख दी, उसमें से कितनी स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इट विल डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सरफेस और द रिंग। सो दैट इज वाई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास होएगी परपेंडिकुलरली, सीधी जो जाएगी उसके अंदर से, वो डिपेंड कर रही है कि इसके एरिया की क्या ओरिएंटेशन है। समझ गए? इसलिए मुझे एरिया का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके ओरिएंटेशन को भी कंसीडर करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसमें से पास हो रही है वो डिपेंड कर रही है इसकी एरिया की ओरिएंटेशन पर। समझ आ गई? सो एरिया विद मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन देते कैसे हैं बेटा? आपके पास कोई भी एरिया प्रोवाइडेड है, उसके डायरेक्शन कैसे देंगे? उस एरिया पर परपेंडिकुलर, जैसे ये एक एरिया है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर, ये एक एरिया है इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ये मार्कर। समझ आ गई? अगर ये एरिया की मैग्नीट्यूड 5 है, या उसको मैं जनरली एस लिख दूं, तो इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद मैग्नीट्यूड एस एंड डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस एरिया। अगर मैं यहां पर बोलूं कि इस तरफ ये जो है मेरे पास, ये इस सरफेस का परपेंडिकुलर है, और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस परपेंडिकुलर इज एन कैप। मतलब एन कैप क्या है? ये डायरेक्शन, एन, ये डायरेक्शन कौन सी है? एन कैप वाली। मतलब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो हमारे पास एरिया क्या है? मैग्नीट्यूड एस, और उसकी डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू दिस एन वेक्टर, तो एन वेक्टर ये होगा मेरे पास एरिया। इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या पढ़ा हमने? एरिया की ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो गई, आज से पहले नहीं थी, अब है।
फ्लक्स पढ़ने के लिए उसकी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन क्या है? कोई भी आपके पास सरफेस है, कोई भी एरिया है, तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो उसकी जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। परपेंडिकुलर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, अगर वो n कैप है और एरिया का वैल्यू मैग्नीट्यूड s है, जैसे यहाँ पर 5 था, तो इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक ऐसे वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड s है और उसकी डायरेक्शन n कैप के पैरेलल है। मतलब इसके परपेंडिकुलर जो n कैप है उसके अलोंग है एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अच्छा, अब मैंने यहां पे तो स्ट्रेट एरिया लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल ठीक। अगर मेरा एरिया ही बच्चे कर्व्ड हो, अगर मेरे पास इस तरह का एरिया है, कर्व्ड सा एरिया है, कर्व्ड, तो आपको पता है कि एरिया की डायरेक्शन देने के लिए उस सरफेस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए। यहां पर आपको सरफेस फ्लैट नहीं दिया, एक सर्कुलर रिंग, एक सर्कल और बॉल दे दी, उसका तो फ्लैट नहीं है सरफेस, तो आप कैसे बनाओगे उसका? फिर एरिया की डायरेक्शन कैसे दोगे? इस केस में जब हमारे पास फ्लैट सरफेस नहीं होता बेटा, व्हेन वी डोंट हैव अ फ्लैट सरफेस, देन हम इस पूरे सरफेस का एक एरिया वेक्टर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। हमारे पास फ्लैट सरफेस नहीं है, हमारे पास तो कर्व्ड सरफेस है। ठीक है जी, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया का एरिया वेक्टर बताना है। कैसे बताएंगे? आप ना इसको जूम कर दो, जूम कर दो तो बहुत छोटा छोटा, इसका छोटा सा पार्ट ले लो। जब हम किसी कर्व का, जैसे बॉल है मेरे पास, उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट लेंगे, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। तो उस पार्ट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस पार्ट पर जो परपेंडिकुलर होगा वो उस छोटे से एरिया, जो कि मैं ds बोलूंगी, उस छोटे से एरिया का वेक्टर होगा। समझ आ गई? मतलब अगर मेरे पास फ्लैट है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बन गया एरिया वेक्टर। अगर मेरे पास एरिया सरफेस फ्लैट नहीं है बेटा, जब फ्लैट नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं करना, उसका छोटा सा पार्ट ले लो। जब उसका छोटा सा पार्ट लेंगे, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली फ्लैट। बहुत छोटा ले लेना, वो तो अप्रोक्सीमेटली फ्लैट होगा। उस फ्लैट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो वो परपेंडिकुलर उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर होगा। ऐसे ही इसका निकालना है, इसका छोटा सा पार्ट लीजिए, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहां पर निकालना है, ये छोटा सा पार्ट ले, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये तो फ्लैट है ना, बहुत जूम कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। तो ये थी हमारी एरिया वेक्टर के बारे में। कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एरिया वेक्टर के रिगार्डिंग। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको करते करते एरिया वेक्टर वाले टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, वो चीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली यूज होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक समझाने से पहले एक छोटी सी कंडीशन आप ध्यान में यहाँ पे कंसीडर कीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरोज सोचिए, यहां से इस तरफ को जा रही हैं। मान लो इस तरफ से इस तरफ को बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है जी, ये चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ई है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक, अब मैंने ना एक सरफेस लाकर यहां पे रखा, जैसे एक रिंग लेकर आई मैं सर्कुलर, वो मैंने यहां पर रखी, ऐसे रख दी सर्कुलर रिंग इसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर कह सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस जा रही हैं एंड द सर्कुलर रिंग इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ठीक, ये लाइंस एंड दिस इज द सर्कुलर रिंग। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है, वो कहता है कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इस रिंग के, ये जो रिंग है मेरे पास, इसके परपेंडिकुलर जाने वाली लाइंस इसके अंदर से कितनी हैं, हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग normal or straight through this circular ring that is placed in external electric field। कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर रिंग में से नॉर्मली जा रही हैं, कैसे जा रही है, नॉर्मली जा रही है, वो कितनी है। तो वो चीज होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इट मीन्स द नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग through a particular surface or the area normally that when the area is placed in the external electric field। Simple। अगर नॉर्मली 50 जा रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 50 होगा, नॉर्मली 1000 जा रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1000 होगा। सो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे जानी चाहिए, नॉर्मली, टेढ़ी मेढ़ी जो जा रही है उनका हमें कोई लेना देना, हमें तो ये देखना है कि इस सरफेस के नॉर्मली कितनी जा रही है, स्ट्रेट वाली कितनी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको, इसकी शक्ल है ये, इसको हम फाइ से डिनोट करते हैं, अंडा,
तोड़ दिया, ठीक है। इसको हम फाई से, इसको फाई बोलते हैं, PHI फाई, तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। क्या है ये? एक स्केलर, 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये तो समझ में आ गया कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया नॉर्मल टू दैट सरफेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके नॉर्मल है, एंड EN मतलब E है जो अवेलेबल है, जो एक्सटर्नल प्रेजेंट है, बट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रही है वो है EN। अब आप कहोगे मैम E प्रेजेंट है तो परपेंडिकुलर भी तो E ही जा रही है। बेटा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और हमने ये इस तरफ जा रही हैं और हमने अपने इस रिंग को इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाके रखा, तो वो E की E इसके अंदर से जा रही है नॉर्मली। बट जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके रखूंगी तो जो नॉर्मली इसके अंदर से जा रही होगी दैट विल नॉट बी E, दैट विल बी चेंज्ड। EN को हम E ले सकते हैं, मतलब जो नॉर्मली जा रही है वो E हो सकती है जब ये इस तरह से पड़ा है, परपेंडिकुलर पड़ा है। पर जैसे इसको हमने ट्विस्ट कर दिया वैसे जो प्रेजेंट है E और जो इसके नॉर्मल जा रही है दैट विल नॉट बी सेम इन दैट केस। तो दो केसेस हैं, व्हेन इट इज प्लेस्ड जस्ट सिंपल परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड व्हेन इट इज स्लाइटली ट्विस्टेड, दो केसेस। तो हम यहाँ पे EN ले रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है नॉर्मली टू दैट, एंड फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ दैट एरिया, कि उस सरफेस की व्हाट इज द एरिया, उस सरफेस का जो एरिया है दैट इज S। तो EN into S, दिस सिंपल इज द एक्सप्रेशन और द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूज करके हम इसका मेन वाला निकालेंगे, ठीक है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली इनटू द सरफेस एरिया of this into the area of the surface that is present in the external electric field, जिसमें से वो EN पास हो रही है नॉर्मली। क्लियर, समझ आ गई? अब बेटा इसको थोड़ा सा रोटेट करने की बारी है अब, ठीक है। अब अगर मैं बच्चे इसको, चलो ये भी छोड़ो इसको बात, अगर मैं कहूं कि ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस का छोटा सा एक पार्ट ले लिया DS, ये पूरा S था, इसका ले लिया DS। ये पहला केस लेके चल रहे हैं जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये बिल्कुल सीधा ऐसे परपेंडिकुलर छाती तान के खड़ा है उनके सामने, ट्विस्टेड नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। उस वक्त हमारे पास इसका हमने स्मॉल एरिया ले लिया DS। छोटे एरिया पे ही बात करेंगे हम, इस पूरे पे नहीं करेंगे, पूरे के निकालने के लिए लास्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हम छोटे पे ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमने पूरे का छोटा ले लिया और ये पूरा पड़ा कैसे है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो पड़ा है हमारे पास, इसका जो छोटा एरिया लिया उसका परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? यही तो होगा, यही होगा ना, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है, समझ आ गई? तो ये होगा मेरे पास DS का डायरेक्शन इस तरफ को होगी, ये बात समझ आ गई, ठीक। और फाई कैसे निकालेंगे? इस पूरे का S into the electric field line that is passing perpendicular and that is the simple present electric field lines। ये हो गया फॉर्मूला। अब सेकंड केस आता है बेटा, जब ये प्रेजेंट इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको। पहले ऐसे प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अब मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट या ऐसे ट्विस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम इसको उल्टा ले लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब इसको ट्विस्ट करा तो ये DS भी तो ट्विस्ट हुआ, ये हो गया। अब जो पहले ये था DS, अब वो ट्विस्ट होकर ये बन गया DS। पहले सीधा ये था DS, अब वो ट्विस्ट होकर ये बन गया। इसका परपेंडिकुलर ये रहा, समझ आ गई मेरी बात? इसका परपेंडिकुलर ये रहा। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इस रिंग के नॉर्मल जा रही है, मतलब इसका नॉर्मल क्या है? DS। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रिंग के नॉर्मल जा रही है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग DS जा रही है, दैट विल नॉट बी E। वो क्या होगा फिर? E का इसकी तरफ जो कंपोनेंट है, हमें क्या निकालना है? इसके परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
और इसके परपेंडिकुलर है क्या, ds। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ds। तो अलोंग ds कैसे निकालेंगे, E का कंपोनेंट अलोंग ds। उसके लिए हमें E और ds के बीच का एंगल पता होना चाहिए, वो हम मान लेते हैं थीटा। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब थीटा क्या है बेटा, थीटा हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमने रिंग को रखा, सरफेस को रखा, और उस सरफेस का परपेंडिकुलर उसके बीच का एंगल है थीटा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ले लेते हैं थीटा क्या है, ये हमारा एरिया है, ये ई है, उनके बीच का एंगल थीटा ना। एरिया का जो परपेंडिकुलर है, जो उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो कि अलोंग परपेंडिकुलर होती है उस एरिया के, और ई उनके बीच का एंगल है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हाईलाइटेड कर दिया मैंने 2 बार, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें निकालना है इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, वो क्या होगा, जो नॉर्मल जा रही है मतलब जो ऐसे सीधी है उसका कंपोनेंट ds की तरफ, उसका कंपोनेंट ds की तरफ क्या होगा, E cos of angle between both of them ds and E, and that is theta. So that component is E cos theta. तो इसका मतलब जो En है इस केस में that is not equals to E in the second case when it has been twisted. फर्स्ट केस में बिल्कुल सेम वही था। तो सेकंड केस में जब वो ट्विस्ट है, जब इनके बीच में एंगल थीटा 0 नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, देयर इज सम एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इज नॉट ई, इट इज ई का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, एंड दैट इज ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ई कॉस थीटा। सो En इस केस में क्या होगा, ई कॉस थीटा, एंड सरफेस बिकॉज वी आर कंसीडरिंग स्मॉल सरफेस सो इट इज ds, क्योंकि ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन थ्रू द स्मॉल सरफेस है, सो इट इज d phi not phi. So if we want to find out phi, we have to integrate it, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s होल सरफेस e cos theta into ds, and what is e ds cos theta, e dot ds, ये इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, e ds cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज cos थीटा। सो इसका मतलब क्या है, फाई जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, वेयर ds इज द स्मॉल सरफेस, छोटा सरफेस विच वी हैव कंसीडर्ड हियर। समझ आ गई मेरी बात। तो E cos थीटा ds को इंटीग्रेट कर दो ओवर द होल सरफेस, मतलब E cos थीटा ds क्या है, इस छोटे सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाला कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है जी। ओके तो सब में से कितनी जाएंगी, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट, जो हमने इसके ds के लिए निकाला उसको पूरे s के लिए इंटीग्रेट कर दो। समझ आ गया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले मैंने बताया आपको, पहला केस जब सीधा पड़ा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें En क्या हो जाएगा, E, जब ऐसे पड़ा है, पर जब ट्विस्ट है तो En क्या हो जाएगा, E का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर के लोग, दैट इज E cos थीटा। बाकी स्मॉल लिया ds पूरे निकालना, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट, दैट विल बी d phi का इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट phi, वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके यूनिट्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, क्योंकि ये E इंटू एरिया है तो E के यूनिट और एरिया के यूनिट मल्टीप्लाई करने। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, E क्या होता है, E इज फोर्स अपॉन चार्ज, सो इट इज न्यूटन पर कूलम, तो ये होगा न्यूटन पर कूलम, ये है मीटर स्क्वायर, सो इसके यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब अगला लेक्चर जो होगा मेरे पास, गॉस थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स हम सब कंसीडर करेंगे, सब एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो अगर आपको इस टॉपिक एरिया वेक्टर और गॉस ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रखिए, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोस को लाइक करके। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ ईजी वे में फिजिक्स को समझने को मिल रहा है तो इसको हमें अप्रिशिएट करके हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए। बाकी मैं 12th की फिजिक्स पूरी देने इस प्लेलिस्ट में देने की पूरी कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले। सो आई होप यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।